हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ विस्डम में। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जो बीपीएससी इंटरव्यू के दौरान होता है। ठीक है, जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, मेंस क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जब इंटरव्यू की डेट आती है, ठीक है, जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है ठीक उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है साथ साथ। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो किस प्रकार होता है और इसमें क्या क्या डिटेल्स होते हैं, क्या क्या जो डॉक्यूमेंट है वो जमा करने होते हैं, ठीक है, किस फॉर्मेट में वो होते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी जानेंगे हम लोग। इसके लिए आप लोग इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और इसका लाभ उठाएं। जो भी आगे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं 65वीं इंटरव्यू की और 66वीं और 67वीं इंटरव्यू की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल होगा। तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का कंटेंट होगा, सबसे पहले तो कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर की जाएगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और सेकंड है आपका लिस्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इसमें कितने तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और ज़रूरत पड़ती है जिनकी, उसको शेयर करेंगे हम। उसके बाद फिर जो फॉर्मेट्स और सर्टिफिकेट्स उसके बाद फिर जितने भी सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो किन फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। बिहार सरकार का एक फॉर्मेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका बना होना चाहिए सभी सर्टिफिकेट्स। तो उसको चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है, उन पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर कुछ डाउट्स, क्वेरीज हैं आपके, अगर सवाल हैं तो उस पर भी कुछ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो यहाँ से। सबसे पहला है इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये मैंने जो लिया है पीडीएफ, तो बीपीएससी के वेबसाइट से ही लिया गया है ये पीडीएफ, ठीक है। ये आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल आता है उसके साथ ही ये पीडीएफ आता है और इसके अंदर पूरी जानकारी लिखी होती है, ठीक है। तो मैं उसे डिस्कस कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपनी योग्यता संबंधी निम्नांकित मूल दैट इज ओरिजिनल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और इन सभी की 2 स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी साथ मिलाना अनिवार्य होगा। इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि इसमें जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट होंगे उसका सबसे पहले तो ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट्स है उसको लाना ज़रूरी है। यहाँ सत्यापन का मतलब है वेरिफिकेशन, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आपको लेकर आनी है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कितने डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला है जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, ठीक है, एवं अंक पत्र। तो इसमें लिखा है कि जो मैट्रिक आपका जो क्लास 10th है उसका प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, और अंक पत्र मतलब मार्कशीट, ठीक है। एक होता है पासिंग सर्टिफिकेट और एक होता है मार्कशीट। तो जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो दोनों मतलब वैध है, ठीक है, कि प्रमाण पत्र भी होगा और उनके पास अंक पत्र भी होगा। लेकिन जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि 2011 के बाद ये जो अंक पत्र या प्रमाण पत्र है वो एक ही मतलब बड़ी सी एक सीट आती है A3 साइज की, उसी में आपका अंक पत्र भी होता है और प्रमाण पत्र भी होता है। तो सीबीएसई वाले कैंडिडेट्स घबराएं नहीं, ठीक है। एक ही आपका जो वो बड़ी सी जो मार्कशीट होती है वो बोथ एज ए मतलब सर्टिफिकेट भी काम करती है और एज ए मार्कशीट भी काम करती है, तो वो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड हम लोग आते हैं स्नातक की डिग्री का अंक पत्र। स्नातक मतलब होता है आपका ग्रेजुएशन, ठीक है।
तो ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, आपका कंप्लीट अगर हो गया है, तो डिग्री का अंक पत्र चाहिए। ठीक है, अंक पत्र मतलब वही हो गया आपका मार्कशीट चाहिए। और नंबर 3 में लिखा है स्नातक की डिग्री का प्रमाण पत्र। ये ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। ठीक है, अगर डिग्री आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको डिग्री नहीं मिल पाती है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप दिखाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन प्रयास करें कि डिग्री मिल जाए तो अच्छा होगा। नंबर 4 पे है आपका ओबीसी के लिए है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। ठीक है, ओबीसी के लिए आपका नॉन क्रीमी लेयर जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो शो करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ लिखा है महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर जो फीमेल या वीमेन स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए जो उनका सर्टिफिकेट जो होगा उनके फादर के नाम के साथ होना चाहिए। ठीक है, उनके हस्बैंड नाम से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे फीमेल स्टूडेंट्स। ठीक है, कि अपने फादर के नाम से ही वो सर्टिफिकेट बनवाएं। नंबर 5 में क्या है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आने संबंधी घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर। तो ये जो नंबर 5 है ये उन्हीं के लिए है जिनका सर्टिफिकेट का जो आपका कट ऑफ है या वैलिडिटी है वो 1 साल से ज़्यादा हो गया है। जैसे मान लीजिए आज का जो डेट है 25 जून है 2021, तो आपका अगर जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होगा वो जस्ट 1 साल पुराना होना चाहिए, दैट इज़ 25 जून 2020 से बाद का होना चाहिए। और अगर नहीं है तो इसके लिए एक घोषणा पत्र है। ठीक है, उसका जो फॉर्मेट है वो लास्ट पेज में मैंने शेयर किया है, उसे आप देख लें और उस फॉर्मेट में ही आप बनवा कर लाएं सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है नंबर 6 पे एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए है ये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र यानी कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, और स्थायी निवास प्रमाण पत्र का मतलब हुआ यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो कि बिहार गवर्नमेंट से बना होना चाहिए। यहाँ पे भी वही बात है, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। यहाँ पे भी फीमेल स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, एससी एसटी फीमेल स्टूडेंट्स, कि वो अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है या स्थायी निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो अपने पिता के घर, जैसे कि पिता के यहाँ का जो पता है, ठीक है, वहाँ से आप इशू करवाएंगे। ठीक है, और वो वैलिड होगा। जो भी मैरिड फीमेल स्टूडेंट्स हैं तो वो ये ध्यान रखें कि हस्बैंड के यहाँ का जो पता है या उनका जो नाम है उससे निर्गत अगर कोई प्रमाण पत्र होगा तो वो रिजर्वेशन के दावेदारी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखें महिला स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। 7वें नंबर पर लिखा है निःशक्तता प्रमाण पत्र। निःशक्तता का मतलब यही हुआ कि जो फिज़िकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए मतलब ये प्रमाण पत्र है। मिनिमम अगर 40% डिसेबिलिटी है तो उन्हें सर्टिफिकेट जमा करना होगा, निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र। नंबर 8 क्या है, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र मात्र परिचय पत्र मान्य नहीं होगा। इसमें नंबर 8 में अगर हम लोग देखें तो जो भी फ्रीडम फाइटर्स के अगर कोई पोता है, पोती हैं, नाती नतनी, तो अगर उन्हें अगर आरक्षण का लाभ उठाना है तो जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी कोई भी अगर होंगे तो वो
प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो होता है आपका इनके लिए, उसमें वो अपना सर्टिफिकेट जमा करेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी परिचय पत्र अगर वो जमा करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ रही है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पहचान पत्र। नंबर 9 पे जो है पहचान पत्र यानी कि फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ। तो इसमें आप लोग ऐसा पहचान पत्र दीजिएगा जिसमें कि आपका फ़ोटो हो, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ठीक है, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, वोटर आईडी आपका हो गया, इस तरीके का आप दे सकते हैं फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ। नंबर लास्ट है आपका 10, 2 पासपोर्ट साइज के अद्यतन फ़ोटोग्राफ। ठीक है, रिसेंट फ़ोटोग्राफ। यहाँ पे आप लोग 2 पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होती है वो आप लोग फ़ोटोग्राफ लेकर आएंगे और ये रिसेंट होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और देखेंगे, जैसे सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार की निर्धारित तिथि के 1 सप्ताह पूर्व से ही आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे उम्मीदवार द्वारा अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। उक्त वेबसाइट पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र 1 एवं विभिन्न सेवाओं पदों के लिए अधिमानता प्रपत्र 2 भी उपलब्ध रहेगा, जिसे उम्मीदवार द्वारा भरकर साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है। अधिमानता प्रपत्र जमा करने के पश्चात उसमें कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखना आपको कि सबसे पहले तो आपका जो साक्षात्कार पत्र है, जैसे कि आप जिसको इंटरव्यू कॉल लेटर बोलते हैं, तो वो आपका जो है वेबसाइट पे उपलब्ध रहेगा 1 सप्ताह पूर्व। जैसे मान लीजिए कि आपका अगर 25 जून को आपका अगर इंटरव्यू है 2021 को, तो आपका जो इंटरव्यू कॉल लेटर है वो 18 जून से उपलब्ध रहेगा। ठीक है, और आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपना रोल नंबर डालिए, ठीक है, और वो डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ पे एक वेबसाइट पे लिंक आता है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और अपना रोल नंबर डालते ही वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, वो जेपीजी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, उस पर जितनी भी जानकारी है वो लिखी रहती है, और मैं आगे के स्लाइड में आपको वो जो साक्षात्कार पत्र है वो अपना मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट आपका है एक प्रपत्र 1 होता है। ठीक है, ये एक फॉर्म होता है, इसमें सारी डिटेल्स आपकी मांगी जाती है। ठीक है, उसको आपको भर के ले जाना होता है, इसे भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और नेक्स्ट एक होता है आपका प्रपत्र 2। प्रपत्र 2 जो होता है आपका अधिमानता प्रपत्र होता है, मतलब कि जैसे कि प्रेफरेंस लिस्ट होता है, जितना भी आपने जो पोस्ट जो आपने देखा होगा विज्ञापन के समय में, विज्ञापन निकलने के समय में, तो उसमें जितने भी पोस्ट्स हैं तो वो प्रेफरेंस फॉर्म जो है, प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो मांगते हैं, और वो प्रपत्र 2 कहलाता है। ठीक है, उसे भर कर आपको ले जाना होता है इंटरव्यू के टाइम पे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। 5 का 1, यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है तब साक्षात्कार के समय अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र जमा कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें सिंपल सी ये बात बताना चाहता हूँ कि इसमें यही लिखा है, अगर मान लीजिए कि आप SC हैं या ST हैं या OBC हैं या कोई भी अगर रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको जो बिहार सरकार का जो फॉर्मेट है, ठीक है, जो बिहार सरकार के लिए जो मान्य फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आपको जो जाति प्रमाण पत्र है और स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है, दैट इज़ कैटेगरी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल या रेसिडेंट सर्टिफिकेट, आपको वहाँ पे दिखाना ओरिजिनल रूप में, आपको ओरिजिनल जो होती है
वो दिखाना ज़रूरी होगा, ठीक है, और उससे वेरिफिकेशन कराना भी बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। सेम इसमें भी 5 का 2 में भी यही लिखा हुआ है। ये ओबीसी के लिए है और बीसी के लिए है, ये बीसी के लिए है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 673 दिनांक 8/3/2011 एवं पत्रांक 704 दिनांक 10/3/2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। सेम SC/ST की तरह ही ओबीसी में भी जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो आपका लेटर नंबर है 673, ठीक है, इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें जितने भी जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं आप इन्हें एक बार पढ़ लेंगे ओबीसी कैंडिडेट्स, और वो आप सुनिश्चित करेंगे कि जो आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है वो इन मापदंडों पे पूरा होना चाहिए और उसका ओरिजिनल जो कॉपी है वो दिखाना होगा आपको और उसका वेरिफिकेशन कराना होगा वहाँ पे, वो मैंडेटरी है, ठीक है, आपके लिए। और अगर ये ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा और आपको जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आई थिंक आप लोगों को इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 6 पे अगर हम लोग देखें तो ये लिखा है कि साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। औपबंधिक मतलब कि प्रोविजनल है आपका, ठीक है। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से ही उनकी अर्हता संपुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। नंबर 7 में ये कहता है कि सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि में से कोई एक मूल में एवं इसकी 2 छाया प्रतियां स्व हस्ताक्षरित कर अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि नंबर 9 पे जो आपका जो लिस्ट था, आपका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में, उसमें लिखा हुआ था कि आपको एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र देना है, यानी कि फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ देना है आपको। तो इसमें ये लिस्ट दिखा रहा है कि मतदाता पहचान पत्र आपको जैसे वोटर ID कार्ड, ठीक है, फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, इसमें जितने भी मतलब हैं इसमें से कोई एक का ओरिजिनल कॉपी लेके आना है और इसका 2 जो है जेरोक्स करवाकर फ़ोटोकॉपी ले आना होगा, ठीक है। नंबर 8 में लिखा है संबंधित उम्मीदवार उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व उपस्थित रहेंगे। इंटरव्यू कॉल लेटर में जितने भी समय पे आपको कहा गया रहेगा उससे 1 घंटा पूर्व आपको उपस्थित रहना है, ठीक है। आपके स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर साक्षात्कार के दिन ही संपन्न होगा, ठीक है। आपका जितना भी जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसी दिन आपका ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, जिसके लिए आपको 16 रुपये का शुल्क आयोग के प्रतिनिधि के पास जमा करना होगा, जिसकी प्राप्ति रसीद दी जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ BPSC इंटरव्यू में, कि आपको 16 रुपये का आपको जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करना होता है, ठीक है, अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, और उसका एक जो है रिसीविंग मिलता है आपको। नंबर 10 पे है साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाइल फ़ोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा ब्लूटूथ, वाईफाई, इलेक्ट्रॉनिक पेन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है। ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि जैसे ही आप BPSC गेट पे पहुंचेंगे आपसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जैसे मोबाइल हो गया, ठीक है, ब्लूटूथ और वाईफाई
इलेक्ट्रॉनिक पेन एक्सेट्रा, पेजर, ये सब जो है आपको जमा करना होगा गेट पर ही, ठीक है। उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। ये देखिए मैंने एक इंटरव्यू लेटर आपके लिए यहाँ पे लगाया है, ठीक है। ये मेरा ही इंटरव्यू लेटर है, ठीक है। ये मेरा इंटरव्यू जो था मंडे 4 जनवरी 2021 को था। ये 64वीं का इंटरव्यू लेटर है। इसमें आपका सबसे ऊपर नाम लिखा रहेगा और रोल नंबर लिखा रहेगा लेफ़्ट साइड में। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि इसमें डेट लिखा रहेगा जिस दिन आपका इंटरव्यू है, जैसे मंडे 4/1/2021 को, ठीक है। और समय लिखा हुआ है 10:30 बजे से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको 1.5 घंटा पहले ही आना होगा, डैट इज़ आपको 9 बजे आ जाना होगा सुबह। ये फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है। और इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें नीचे दिया हुआ है। और जो सेम मैंने जो पहले आपको कंप्लीट डिटेल बता दिया वो सेम इसमें भी छपे होते हैं, इंटरव्यू लेटर में भी, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद जो आगे बढ़ेंगे। यहाँ इस स्लाइड में मैंने आपको प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 का फॉर्मेट दिखाया है। आपको इस तरीके का आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, इसको आपको डाउनलोड करना होगा और उसको प्रिंट करके और उसको भर कर ले जाना होगा, ठीक है। इसको जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से भरें, ठीक है, केयरफुल होके भरें। इसमें अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो इसमें बेशक आप उस कॉलम को छोड़ सकते हैं। अगर वहाँ आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो उसके पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें आपको जो बीपीएससी स्टाफ होते हैं बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, आपको हेल्प करेंगे। कहाँ मान लीजिए आपको कहीं भी प्रॉब्लम है इसमें तो वो बैठकर वहाँ भरवाएंगे आपसे, ठीक है। लेकिन पूरा प्रयास करें कि मैक्सिमम चीज़ों को आप भर कर जाएं ताकि वहाँ पे समय उनका भी बचे और आपका भी समय बचत हो, ठीक है। इसमें बेसिक डिटेल जैसे नाम, एड्रेस, ठीक है, एज और आपका कैटेगरी, ठीक है, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, ये सब आपको भरना होगा प्रपत्र 1 में। और प्रपत्र 2 जो है वो प्रेफरेंस फॉर्म है, प्रेफरेंस लिस्ट है। आप यहाँ पे देख पाएंगे। अगर आपको इसमें देखने में परेशानी हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो प्रपत्र 2 में आप पाएंगे कि आपको बेसिक डिटेल भरनी है, नाम, रोल नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1 से लेकर 24 तक का एक खाली स्थान दिया हुआ है, ठीक है। उसमें आपको पोस्ट कोड भरना है, ठीक है, जैसे कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव भरना है आपको, ठीक है। तो आपको BAS इसका कोड होता है, ठीक है, इसको भर देंगे और उसके बाद बिहार प्रशासनिक सेवा लिख देंगे। अगर 2 नंबर पे आपको BPS भरना है, ठीक है, तो आप लिखेंगे BPS और उसके बाद लिखेंगे बिहार पुलिस सेवा, ठीक है, BFS बिहार वित्त सेवा। इस तरीके से आप पूरे जितने भी पद होंगे, जैसे कि 64वें में 24 पद थे तो 24 वहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिया हुआ है। और अगर मान लीजिए 10 पोस्ट होंगे या जितने भी पोस्ट होंगे उसके हिसाब से वहाँ पे वो जगह देते हैं। आगे के लिए जितने भी पोस्ट हैं आप उसके हिसाब से भरेंगे और बहुत ही सोच समझ के इसे भरें, ठीक है, इत्मीनान से समय अपना लेकर। और हस्ताक्षर करना ना भूलें, ठीक है, उम्मीदवार का हस्ताक्षर जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मेट आपको दिखाया है कि SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट किस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये आपका जो है फाइनली मतलब जो बन कर आता है वो इस तरीके का दिखता है, ठीक है। लेफ़्ट साइड में मैंने SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट को रखा है और राइट साइड में SC ST का रेजिडेंस सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखा हुआ है, ठीक है। जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं वो उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि जो सर्टिफिकेट्स हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स या रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वो कैसा होता है, ठीक है, कैसे बनता है। अगर मान लीजिए आपको कोई परेशानी है तो मैं एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, कि कैसे बनाया जाता है ये सर्टिफिकेट। और BPSC में जो
SC/ST सर्टिफिकेट चाहिए वो आपको CO लेवल का ही मान्य है। आपको अगर इच्छा हो तो अनुमंडल पदाधिकारी से बनवा सकते हैं, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अंचल अधिकारी से जो आपका जो प्रमाण पत्र बना है वो वैध है BPSC के लिए। तो BPSC के लिए आपका जो CO लेवल का जो है वो वैलिड है, ठीक है। तो आप इसे अकॉर्डिंगली बना लीजिए, ठीक है। और इसके लिए मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, SC/ST सर्टिफिकेट के लिए कोई वैधता नहीं होती है। जैसे कि OBC NCL वाले के लिए 1 साल वैधता होती है, और इसके लिए जो है आपका SC/ST सर्टिफिकेट के लिए कोई वैधता नहीं होती है। जैसे कि 10 साल पुराना भी आपका चलेगा सर्टिफिकेट, 2 साल पुराना है वो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि कास्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। तो उसके लिए बेफिक्र रहें कि अगर मान लीजिए कि आपका 10 साल 15 साल पुराना अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो OBC का मैंने सर्टिफिकेट यहाँ पे शो किया है। आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं OBC NCL सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है। ये भी ठीक उसी प्रकार का दिखता है जैसा SC/ST वाला है, ठीक है। इसमें थोड़ा डिटेल्स और हैं, ठीक है, और आप इस प्रकार जो है बनवा सकते हैं। राइट साइड में मैंने ये भी शामिल किया है कि एक अभी डिजिटल जो अभी का जो सर्टिफिकेट है, रिसेंटली जो बन रहे हैं सर्टिफिकेट्स, वो डिजिटली साइन हो रहे हैं, ठीक है, और डिजिटली डाउनलोड भी हो रहे हैं। तो वो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, वो भी वैलिड है, ठीक है। ये पहले वाला तो वैलिड है ही, जिसमें सिग्नेचर ऑफलाइन होता था, और राइट साइड में जो शामिल किया है मैंने, उसमें डिजिटली सिग्नेचर मैंने दिखाया है, तो ये भी वैलिड है। इसे कोई हस्ताक्षर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड करके भी वो ओरिजिनल की तरह काम करेगा। इसे भी आप लोग लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे नीचे मैंने दिखाया है, अगर मान लीजिए आपके पास अगर OBC NCL सर्टिफिकेट है जो कि 1 साल से पुराना है, ठीक है, उसका वैधता जो है ख़त्म हो गया है, तो एक घोषणा पत्र आप लोग बनाकर दे सकते हैं, जिसका फॉर्मेट आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है। अभी कोरोना काल में हम लोगों के समय में अभी लास्ट 1 ईयर से सर्टिफिकेट्स नहीं बन पा रहे थे, ठीक है। इसलिए BPSC का अच्छा कदम है कि जिसके माध्यम से आप लोग एक घोषणा पत्र या शपथ पत्र ये बनवाने के लिए कहा है उन्होंने, तो आप इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत ही ज़रूरी होती है। सबसे पहले मैं प्रोसेस आपको बताना चाहूँगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रूम में, वहाँ पे चेयर्स लगी होती हैं, ठीक है, पे आपको अकॉर्डिंगली बैठना होता है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप लोग ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं, तो ग्रुप वाइज होगा। जैसे A, अगर मान लीजिए कि आपका बोर्ड A है, तो A वाले का टेबल अलग होगा, B वाले का टेबल अलग होगा, C का अलग होगा और D का अलग होगा। तो A वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो एक एक करके, A1 अगर है तो A1 का सबसे पहले होगा, फिर A2 का, इस तरीके से एक टेबल पे 2-2 कैंडिडेट का होता है, A1 A2, उसके बाद फिर A3 A4, इस तरीके से होगा। तो और इसमें जो प्रोसेस में समय लगेगा वो 20 से 30 मिनट लगेगा, और जो वहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको चेक करते हैं, और आपसे जो है कुछ प्रश्न भी पूछते हैं, तो आप उन्हें सही सही बताएं, ठीक है। और उनके पास जो पहले हमने भरा था मेंस का फॉर्म उनके पास रहता है, उसमें से जितने भी डिटेल्स हैं वो आपको मैच करवाते हैं, आपके जो भी मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने उन्हें दिखाया है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो आपका वेरिफिकेशन करते हैं, तो आप कोऑपरेट करें उनसे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में ये मैंने इंक्लूड किया है कि काइंडली अरेंज ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन द सेम ऑर्डर एज पर द इंटरव्यू कॉल लेटर। इंटरव्यू कॉल लेटर में जिस क्रम में आपका लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट दिया हुआ है, जस्ट उसी के क्रम में
आपको अरेंज कर लेना है अपना डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एक फाइल में ओरिजिनल आपको अरेंज कर लेना है और एक फाइल में फ़ोटोकॉपी अरेंज कर लेना है, ठीक है। सेकंड, काइंडली डू द सेल्फ अटेस्टेशन बिफोर हैंड ओनली एंड कीप 2 sets of photocopy or xerox of all original documents। आपसे ये अनुरोध है कि आपका जितना भी जो सर्टिफिकेट्स होता है उस पर सेल्फ अटेस्ट जो है वो ज़रूर कर लें सबसे पहले, ठीक है, ताकि वहाँ पे आपको बहुत ही लास्ट मिनट रस ना हो, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके फ़ोटोकॉपी जो है वो भी अरेंज करके अच्छे से रख लें, ठीक है। और प्रपत्र 1 जो और प्रपत्र 2 है उसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, कोई पॉइंट में अगर प्रॉब्लम है तो उससे ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। और वहाँ पे आपको जो बीपीएससी के डॉक्यूमेंट वेरीफायर जो होंगे या ऑफिसर, वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे और आपको बिना भरवाए आपको वहाँ से उठने नहीं देंगे, ठीक है। वो कंप्लीट होगा तभी आपको उठने देंगे वहाँ से। If you have doubt, confusion about any document, kindly talk to them. They will give you directions for writing applications or making affidavit if required। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम आई तो वो आप पैनिक ना हो, ठीक है। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको सही गाइडेंस ज़रूर देंगे। अगर एप्लीकेशन लिखना होगा तो एप्लीकेशन लिखने के लिए बोलेंगे, अगर एफिडेविट बनवाना होगा तो वो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है। वो कोऑपरेट करते हैं आपसे और ये इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। At the time of DV, they will check every details like name, father's name, cut-off age, roll number, certificate number, category, प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2, ठीक है, etc. and ask you every details of documents including the mains application form, so kindly cooperate with them। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ही कि जितने भी जो आपके डिटेल्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से माइन्यूटली एकदम ऑब्ज़र्व करते हैं और वो देखते हैं, ठीक है। और आपसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे तो आप उन्हें बताएं, ठीक है। और दे ऑल्सो चेक योर आइडेंटिफिकेशन मार्क, और जो आपने आइडेंटिफिकेशन मार्क भरा होगा प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम फॉर्म में तो वो भी आपसे मतलब दिखाने को कहते हैं। तो आप ये इंश्योर करें कि ऐसे जगह पे आप आइडेंटिफिकेशन मार्क दें जो वहाँ पे आप दिखा सकें, ठीक है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से ये मैंने प्रयास किया है कि जितने भी पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और जो भी डाउट्स हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उसे दूर किया जाए, ठीक है। और इसके बाद भी आपको अगर डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बेशक पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।